हेलो एवरीवन, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत कोऑर्डिनेटर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th कोर्स बी का एक नई बुक जिसका नाम है संचयन। और संचयन का भाग 1, उसका गद्य भाग, उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है गिल्लू कहानी। और गिल्लू कहानी की अगर बात करें तो गिल्लू कहानी जो है वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई कहानी। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम जो कि छायावाद की प्रवर्तिका मानी जाती है, जो कि छायावाद की प्रमुख प्रवर्तिका मानी जाती है। छायावाद में 4 प्रमुख कवियों का नाम, 4 प्रमुख गद्यकारों का नाम लिया जाता है, जिनको अगर हम जाने तो शॉर्ट नेम में जान सकते हैं। प्रसुमन, प्र मतलब जयशंकर प्रसाद, सु से मतलब हुआ सुमित्रा नंदन पंत, और म से मतलब हुआ महादेवी वर्मा, न से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस तरह से गिल्लू कहानी जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिसके बारे में आज हम बहुत ही शॉर्ट रिवीजन के रूप में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पाठ के सारांश की ओर कि इस पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के उस पड़ाव का वर्णन किया है जहां उन्होंने एक गिलहरी के बच्चे को कौवे से बचाया था और उसे अपने घर पे रखा था। गिलहरी के बच्चे को अपने घर पे रखा था, ठीक है। लेखिका ने उस गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रखा। केवल गिलहरी के बच्चे को वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा देने की कोशिश की, जो गिलहरी जातिवाचक के रूप में जानी जाती है, क्योंकि गिलहरी का कोई नाम नहीं होता, गिलहरी एक जाति का नाम है। लेकिन उसी बच्चे को अपने घर में ला करके उन्होंने गिल्लू कहा, और गिल्लू कह के शायद उसको एक व्यक्तिवाचक का नाम उन्होंने दे दिया, व्यक्तिवाचक के संज्ञा के रूप में उसको जाना जाने लगा। लेखिका चाहती थी, कहती थी कि आज जूही के पौधे में कली निकल आई है जो पीले रंग की है, और उस कली को देखकर लेखिका को उस छोटे से जीव की याद आ गई जो आज वर्तमान समय में नहीं है। उस जूही के पौधे की हरियाली में, सघन हरितिमा में छिप करके वह बैठा रहता था, फ्लैशबैक में अपनी स्टोरी को सुना रही है। परंतु लेखिका कहती है कि अब तो वह छोटा सा जीव इस जूही के पौधे के जड़ में कहीं मिट्टी बनकर के विलीन हो गया होगा, क्योंकि अब वह मर चुका है। और लेखिका ने उसे जूही के पौधे की जड़ में ही दफनाया है। लेखिका कहती है कि अचानक एक दिन, अब वो फ्लैशबैक में आकर के उस गिल्लू की कहानी, वो 2 वर्ष का समय जो गिल्लू के साथ उसने बिताया, किस प्रकार की यादें उस छोटे से जीव के प्रति उसकी रही, उसको सुना रही है। कि अचानक एक दिन जब वह सवेरे कमरे से बरामदे में आई तो उसने देखा कि 2 कौवे एक गमले में चारों ओर अपनी खतरनाक चोंचों से चुपके से छूकर चुप जाना और फिर छूना, जैसा इस प्रकार का छिपन छिपाई वाला खेल खेल रहे हो। लेखिका कहती है कि यह कौवा भी बहुत अनोखा पक्षी है। कभी तो लोग उसको बहुत ज्यादा आदर की दृष्टि से देखते हैं, कभी उसको बहुत अनादर की दृष्टि से देखते हैं। 2 तरह का व्यवहार सहता है, कभी तो इसे बहुत आदर मिलता है, कभी बहुत ज्यादा अपमान सहन करना पड़ता है। लेखिका कहती है कि जब वह कौवों के बारे में सोच रही थी, तभी अचानक से उसकी सोच में कुछ रुकावट आ जाती है, क्योंकि उसकी नजर एकाएक गमले और दीवार के बीच में पड़ती है, जहां बीच में एक गिलहरी का बच्चा जो बहुत असहाय स्थिति के अंदर बहुत पड़ा हुआ था। जब लेखिका ने जाकर देखा तो एक छोटा सा जीव गिलहरी का बच्चा है जो कि घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, और 2 कौवे अपनी चोंचों से उसको 2 घाव
देकर उसको मार सकते थे, लेकिन बिना किसी हरकत के गमले से चिपटा हुआ था। लेखिका ने अपने हाथों से उसे उठाया, अपने कमरे में ले गई और फिर रुई से उसका रक्त साफ किया, उसके जख्मों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया, जो कि खासकर जानवरों को लगाया जाता है। कई घंटे तक इलाज करने के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका और धीरे धीरे 2 दिन के बाद तीसरे दिन वो इतना अच्छा हो गया कि निश्चिंत हो गया और लेखिका की उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर अपनी नीली कांच की मोतियों की जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा, अर्थात पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। सब उसे अब गिल्लू कहकर पुकारते थे। लेखिका कहती है कि जब वो लिखने बैठती, अब उसकी पूरी एक्टिविटी के बारे में बातचीत चल रही है, लिखने बैठती तब अपनी और लेखिका का ध्यान आकर्षित करने की और गिल्लू की इतनी तेज इच्छा होती कि उसने एक बहुत ही अच्छा उपाय खोज निकाला। वह लेखिका के पैर तक आता था, तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतर जाता था। उसका ये इस तरह पर्दे पर चढ़ना और उतरने का क्रम निरंतर बनता रहा, निरंतर चलता रहा। लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी। लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह से रख देती थी, जब गिल्लू उस लिफाफे में बंद पड़े भूख लगने लगती तो चिक चिक की आवाज करके शायद उसको वो संकेत देने का प्रयास करता, सूचना देता कि मुझे भूख लग रही है। लेखिका के द्वारा उसे काजू या बिस्किट मिल जाने पर वो उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से काजू या बिस्किट पकड़ करके कुतरता रहता। लेखिका आगे फिर कहती है कि बाहर की गिलहरियां उसके घर की खिड़की के जाली के पास आकर के चिक चिक करने लगती, तो लेखिका को शायद ऐसा लगता कि उसका बसंत का समय आ गया है और अब इसको आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर शायद इसका भी मन अब अन्य गिलहरियों के साथ खेलने कूदने को लगता होगा। गिल्लू को खिड़की से बाहर देखता हुआ, खिड़की पर जाली लगी तो उसमें से कीले निकाल करके जाली का एक कोना खोल दिया। इस रास्ते से गिल्लू जब बाहर गया तो उसे देख करके ऐसा लगा जैसे बाहर जाने पर सचमुच ही उसने बहुत आजादी की सांस ली हो। लेखिका को जरूरी कागज पत्रों के कारण कहीं बाहर जाना पड़ता। बाहर जाने के दौरान कमरा अक्सर बंद हुआ करता और जैसे ही लेखिका अपने कॉलेज से लौटती तो सिर से पांव तक 2-3 बार चढ़ता कूदता रहता, दौड़ लगाने लगता। उस दिन से यह हमेशा का काम हो गया। काजू गिल्लू का सबसे प्रमुख मनपसंद भोजन था। ये प्रश्न इसमें आ सकता है, और यदि कई दिन तक उसको काजू नहीं मिलता तो अन्य खाने की चेष्टा वह बिल्कुल भी नहीं करता था, झूले से नीचे फेंक देता। लेखिका कहती है कि उसी बीच एक बार महादेवी वर्मा स्वयं मोटर दुर्घटना में आहत हुई, घायल हुई। कई दिनों तक उसको अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब कोई लेखिका के कमरे को खोलता, उसको काजू डालता तो उसने कुछ नहीं खाया और वैसा का वैसा रहा। जब लेखिका की जगह किसी दूसरे को देखता तो उसके साथ तेजी से अपने घोंसले में चला जाता। तो भी लेखिका के घर जाता तो गिल्लू को काजू दे आते, लेकिन वो कभी भी कोई भी चीज नहीं खाया, क्योंकि जब अस्पताल से लौटने के बाद महादेवी वर्मा ने उसके पिंजरे को देखा तो वो आश्चर्यचकित हुई। वो बिल्कुल काजू भरे मिले, जिनसे लेखिका को पता चल गया कि उन दिनों अपना प्रिय खाद्य वो बिल्कुल भी नहीं खाता था या बहुत कम खाता था। लेखिका की अस्वस्थता में तकिए पर सिराने बैठ करके अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को सहलाते न लगता और ऐसा लगता कि जैसे कोई सेविका उसकी सेवा कर रही हो। इस प्रकार से उसकी स्थिति होने लगती। लेखिका कहती है कि गिलहरी के जीवन का समय 2 वर्ष से अधिक का नहीं होता। तो अब तक पूरी तरह से उन्होंने एक्टिविटीज के बारे में बात की, लेकिन लास्ट का पैराग्राफ ये बताता है कि गिल्लू के जीवन की यात्रा का किस प्रकार से अंत समय बहुत करीब आया। गिल्लू की जीवन यात्रा का समय नजदीक आने लगा। दिन भर उसने कुछ खाया पिया नहीं। रात में जीवन के अंतिम क्षण वह झूले से उतर करके लेखिका के बिस्तर पर आ गया। ठंडे पंजों से लेखिका की वही उंगली पकड़ करके हाथ से चिपक गया।
जिसे उसने अपने बचपन में पकड़ा था। जब वह मौत के समीप पहुंच गया, सुबह की पहली किरण के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए हमेशा के लिए सो गया। अर्थात गिल्लू की मृत्यु हो गई। लेखिका ने गिल्लू की मृत्यु के बाद उसका झोला उतार करके खिड़की की जाली को बंद कर दिया है। गिलहरियों की नई पीढ़ियां इस प्रकार से आती ही रहती है। सोन जूही पर भी बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे ही उसकी समाधि बनाई गई और उसी जूही के पौधे के नीचे दफनाया गया। गिल्लू को वह लता बहुत पसंद थी, क्योंकि उसी के बीच में वो मिला, तो वहां पर ही वो अधिकतर अपनी एक्टिविटी किया करता। क्योंकि लेखिका को उस छोटे से जीव का किसी बसंत में जूही के पीले रंग के रूप में ऐसा एहसास होता है कि जैसे गिल्लू के रूप में कोई कली खिल गई हो, और उसको बहुत आनंद और खुशी की अनुभूति वो देता था। तो ये पाठ का सारांश हमने देखा। अब इस पाठ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में आने लायक हैं। सोन जूही में लगी पीली कली को देख करके लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगते? सोन जूही में पीले रंग की कली को देख करके लेखिका के मन में विचार आता कि शायद जिस सोन जूही की जड़ में मैंने इसको विलीन किया है, शायद उस कली के बहाने वो मुझे चौंकाने के लिए वो मेरे सामने आ गया हो, फूल के रूप में सामने आया हो, इसलिए इस प्रकार के उसके मन में इस प्रकार के भाव उमड़ने लगते। पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित क्यों कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे हिंदू सभ्यता के अंदर एक समय आता है श्राद्ध पक्ष, और श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना खिलाना, उसके लिए भोजन का निवाला निकालना, ऐसा लगता है कि जैसे पैतृक जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे दादाजी परदादाजी, उनके दादाजी जो हैं, शायद उनको भोजन करवाने के लिए हमने एक माध्यम चुना कि कौवों को भोजन कराने से, गायों को भोजन कराने से शायद उन तक अपना भोजन पहुंच सके। तो इस अवस्था में हम कौवों को ढूंढते हैं और निश्चित तौर पर उसको बहुत आदर के साथ देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरे ही पल जैसे ही उसकी काव काव की ध्वनि सुनाई देती है, तो काव काव की ध्वनि सुनते ही, कर्कश भरी आवाज सुनते ही शायद जो श्रद्धा का भाव उस कौवे के प्रति रहा, वो अचानक से अपमान में बदल जाता है। उसी प्रकार अपने प्रियतमों के, अपने रिश्तेदारों का आने का सूचक भी हमारी सभ्यता के अंदर पुराने समय में भी कहा जाता था कि अगर कौवा काव काव कर रहा है तो शायद अपने प्रियजनों के आने का संदेश दे रहा हो। लेकिन दूसरे ही पल उसकी कर्कश आवाज शायद हमें पसंद नहीं होती, इसलिए उनको समादरित और अनादरित दोनों रूप में कहा है। लेखिका को अकस्मात किस छोटे से जीव का स्मरण हो आया? कि गिल्लू का स्मरण हो आया, क्योंकि उस कली के बहाने, उस जूही के पीले रंग के फूल के बहाने जैसे वो उसको सामने चौंकाने के लिए आ गया हो, उस जीव का स्मरण हो आया जिसका नाम गिल्लू था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। लेखिका की अनुपस्थिति में गिल्लू के प्रकृति के सानिध्य में अपना जीवन किस प्रकार बिताता था? लेखिका की अनुपस्थिति में गिल्लू खिड़की में बनी जाली को क्रॉस करता, वह बाहर चला जाता, उनका नेता बना रहता, झुंड में खेलता कूदता रहता, और दिन भर मस्ती मजाक करने के बाद वापस शाम को समय अपने वहां घोंसले में आ जाता। इस प्रकार से वो अपना ये सारा क्रियाकलाप करता रहता। थोड़े से बड़े क्वेश्चन देखते हैं। लेखिका ने लघु जीव की जान किस तरह बचाई? उसके इस कार्य से आपको क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीव जंतुओं के प्रति ममत्व का भाव, आत्मीयता का भाव रखना चाहिए, ये इसका संदेश मिलता है। और किस तरह से बचाया उन्होंने कि जब दो कौवे अपने चोंचों से उसको घाव देने की कोशिश कर रहे थे, वहां उस दीवार और गमले के बीच में जो छोटा सा जगह था, उस जगह में से उसको उठा करके वो अपने कमरे में लेकर आई, होले से उसके रक्त को साफ किया, रुई से पेंसिलिन का मरहम लगाया, धीरे धीरे एक दो पानी की बूंद या दूध की बूंदें उसके मुंह में टपकाई जा सकी। इस प्रकार से उसने इस छोटे से जीव की जान बचाई। जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा मिलती है, जीव जंतुओं की रक्षा करने की सीख मिलती है कि प्राणियों के प्रति अपने मानवीकरण का भाव हमें रखना चाहिए। तो गिल्लू कहानी जो है ये पूरी तरह से हमें संदेश देती है कि हमारा
जो जीवन है ये परोपकार के लिए है और परोपकार के लिए ही सताम विभूतय, परोपकाराय सताम विभूतय, कि परोपकार के लिए ही अपना संपूर्ण जीवन हमें कुर्बान कर देना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त ने भी यही कहा और इस कहानी की शिक्षा भी हमें यही मिलती है कि जीव जंतुओं के प्रति हमें अहिंसा परमो धर्मः, इस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए। तो इस तरह से आगामी परीक्षा के लिए आप सभी विद्यार्थियों को, क्लास 9th के विद्यार्थियों को जो अपना एनुअल एग्जाम देने वाले हैं, उनको रेजोनेंस परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।